हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए बोल रहे हैं कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्ट्रेट लाइन को पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक लाइन इस बोर्ड पर ड्रा कर सकते हैं। ये 2D का कॉन्सेप्ट है। और ऐसे ही हम एक लाइन हवा में भी, ऐसे स्पेस में भी, यानी 3D में भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन दोनों में पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन 2D में भी पढ़ना है और स्ट्रेट लाइन 3D में भी पढ़ना है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में 2D पढ़ रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारे यूनिट को हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। अब उसी का एक और यूनिट हम लोग देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका हेडिंग है टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। कह रहा है कि 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला डेवलप करना है। इफ देयर स्लोप्स आर गिवन, अगर दोनों का स्लोप मुझे मालूम हो। ऑल्सो फाइंड द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाइन है और दोनों का स्लोप मुझे मालूम है, तब दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेवलप करना है। फर्स्ट ये। दूसरी बात ये पूछा गया है कि जब 2 लाइन के बीच में हम एंगल निकाल लेंगे तब दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, उसके लिए कंडीशन डेराइव करना है। और तीसरा कि दोनों लाइन एक दूसरे पर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, उसके लिए भी कंडीशन डेराइव करना है। ओके, तो यहां पर 2 लाइन है और दोनों का स्लोप जो है मुझे मालूम है। तो हम मान लेंगे कि पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि स्टडी मुझे इसी में करनी है, इसलिए बार बार इसको बनाते हैं। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, उसी तरह का एक्स डैश है। और इस पर एक लाइन हमने बना दी। ये एक लाइन है। इस लाइन को हमने कह दिया कि ये L1 लाइन, कैपिटल L1 हमने कर दिया। एक और लाइन है और उसको हमने ऐसे ड्रा कर दिया और दोनों साइड में एरो का साइन लगा दिया और इस लाइन को हमने बोला ये L2। और क्या मालूम है मुझे? तो फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप मुझे मालूम है। फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप मान लीजिए कि ये है M1 और दूसरे वाले का है M2, क्योंकि हम स्लोप को M से डिनोट करते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट भी उसको कहते हैं, हिंदी में उसको ढाल बोलते हैं। तो हो गया, यहां 2 लाइन है और दोनों का स्लोप जो है मालूम है। अब ऐसा करने से एक ट्रायंगल बना है और ये ट्रायंगल यहां पर हाईलाइट है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? 2 लाइन है और दोनों का स्लोप मुझे मालूम है। फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप है M1, क्योंकि स्लोप को M से डिनोट किया जाता है। दूसरे वाले लाइन का स्लोप है M2। स्लोप का ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। अगर फिर भी एक बार हम उसको रिकैपिचुलेट करना चाहें तो शॉर्ट में ऐसे हम सोच सकते हैं कि कोई भी लाइन जैसे L1 लाइन है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। जितना एंगल बनाएगी उसमें tan लगा देंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि वो एंगल 45 डिग्री है तो उसमें tan लगाएंगे तो वो बनेगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो उसका स्लोप 1 हो जाएगा। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए गए एंगल का tan देखते हैं। उसी तरह दूसरे वाले का भी, ये वाला फर्स्ट वाला लाइन है तो इसको मान लीजिए हमने कह दिया कि θ1 है। सेकंड वाला लाइन है तो इसका इंक्लिनेशन जो है θ2। कहिएगा इधर से क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं ये वाला एंगल? तो ऐसे स्लोप नहीं मेजर किया जाता है। स्लोप को मेजर करने का स्टाइल वो नहीं है। एक्स एक्सिस पर जब हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ना तो फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर यहां से ऐसे मूव करेंगे तब तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और स्लोप का मेजरमेंट जो है क्लॉकवाइज नहीं होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, तो क्या क्या है यहां पर इंफॉर्मेशन? तो लेफ्ट हमने लेफ्ट किया, स्लोप ऑफ L1 मतलब कि फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m1 है तो हम m1 लिख देंगे। फिर यहां लिख देंगे कि स्लोप ऑफ L2 यानी सेकंड वाली लाइन का स्लोप है m2। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब कह रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करें। बताइए कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो ऐसे मुझे मालूम है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो दोनों के बीच में हम कहेंगे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, यहां से लेकर यहां तक ये दोनों के बीच का एंगल है। कोई ऐसे भी तो सोच सकता है ना कि दोनों के बीच का एंगल ये और वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जिसको आप शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। फिर भी जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो दो वैरायटी का एंगल बनता है। एक एंगल होता है एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, जिसको न्यून कोण बोलते हैं यहाँ। और दूसरा होता है ऑब्ट्यूस जिसको आप अधिक कोण बोलते हैं। सोचिए थोड़ा देर के लिए कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है और कहें कि दोनों के बीच का एंगल बताइए। मान लीजिए ये दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, ये तो सिर्फ ये 30 डिग्री कह देने से नहीं हो जाएगा। ऐसा भी तो कोई बोल सकता है ना कि दोनों के बीच का एंगल जो है 150 डिग्री, और ये लीनियर पेयर है तो पूरा 180 होगा, तो 30 ये 150। ये बात हमको फोर्स करती है मानने के लिए कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो दो वैरायटी का एंगल बनता है। एक एंगल होता है एक्यूट और दूसरा एंगल होता है ऑब्ट्यूस। एक एंगल क्या होता है? एक्यूट होता है और दूसरा एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है, यानी न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। दोनों में से अगर कोई एक एंगल मालूम चल जाए तो दूसरे वाले एंगल को 180 में से माइनस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले दोनों के बीच में एक एंगल निकालेंगे, और जब एक एंगल निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब उसी थीटा को कैलकुलेट करेंगे और मानेंगे कि थीटा जो है एक्यूट है, न्यून कोण है, और दूसरा वाला एंगल जब मुझे जानना होगा तो 180 में से माइनस कर देंगे, इसको हो जाएगा, फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे हम। ओके, अब फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप m1 है तो हम पूछेंगे कि बताइए कि अगर x एक्सिस के साथ हम θ1 एंगल बना रहा है तो फिर m1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपका आंसर होगा कि m1 = tan θ1। अब आप सोचेंगे कि ये रिजल्ट कहां से आ रहा है? m = tan θ1 डायरेक्ट कहां से आ गया?
तो एक्चुअल में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि किसी भी लाइन का जब हमको स्लोप निकालना होता है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, झुकाव का टेंजेंट। तो जैसे ये L1 है तो ये x एक्सिस के साथ इसका इंक्लाइनेशन कितना है, θ1 है, उसमें tan लगाइए तो क्या बनेगा, tan θ1, उसी को तो स्लोप कहते हैं ना, और उसी का स्लोप हमने क्या माना है, m1। सिमिलर फैशन वे में m2 की वैल्यू tan और θ2 है, यानी सेकेंड वाली लाइन का स्लोप है m2। कहेंगे कि m2 निकालिए तो आप क्या करेंगे, वो लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है उसमें tan लगाएंगे। अब इसको देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है, उसका नेमिंग हमने नहीं किया है, लेकिन ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और आप पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है बाइप्लेन ज्योमेट्री, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो पहले जो ज्योमेट्री पढ़ते थे जिसमें पॉइंट और लाइन का स्टडी करते थे वो प्लेन ज्योमेट्री होता था। तो प्लेन ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं बाइप्लेन ज्योमेट्री की जो एक्सटर्नल एंगल होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल वो क्या होता है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण बनता है, यानी बाहर में जो एंगल बनता है, तो देखिए ये ट्रायंगल होगा, इसका ये एक एक्सटर्नल एंगल, तो इसके बगल वाले एंगल को छोड़ दीजिए, बाकी जो दो एंगल बच जाता है उसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। θ2 एक्सटर्नल एंगल है, इसके बगल में एक इंटरनल एंगल बनेगा, उसको छोड़ देना है, और फिर जो दो एंगल बच जाएगा वो दोनों का जो एडिशन होगा इसके इक्वल होता है। अगर ये रिजल्ट मुझे नहीं याद है, मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो ये तो आप जानते होंगे ना कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। अगर हम थोड़ा देर के लिए पूछें कि बताइए ये एंगल कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि 180 में से θ2 माइनस कर दीजिए, हो गया। अब ट्रायंगल का तीनों एंगल जान गए, अब तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल कर देंगे। तो देखिए इस आधार पर अगर हम कहें तो एक्सटर्नल एंगल कितना है, थीटा, किसके इक्वल होगा, लिखा हुआ है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा थीटा प्लस में थीटा। यहां से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा θ2 और माइनस में थीटा। और अभी हमने जस्ट बोला कि अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं आता है तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एंगल θ2 है, तो ये वाला एंगल जानना है तो बहुत पहले से हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर जो लीनियर पेयर होता है उसका सम 180 होता है, तो 180 माइनस θ2, तो तीन एंगल हो गया। तो तीन एंगल कौन कौन हो गया, तो देखिए एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल θ1 और तीसरा एंगल 180 और माइनस में θ2, तीनों का सम कितना होगा 180। 180 से 180 कट जाएगा, कहेंगे कि थीटा निकालिए, तो देखिए थीटा माइनस थीटा सेम निकलता है।
तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, अगर ये आप समझ पा रहे हैं कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अपने को इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, इससे भी वर्क हो जाएगा, या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, उससे भी हो जाएगा। ओके, तो हम यहां तक पहुंच गए। अब दोनों साइड में हम tan लगाने वाले हैं। ऑपरेटिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों को नहीं, कोई एक को लेकर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा, और ये बन जाएगा आपका tan लिख दिए, और ये θ2 माइनस थीटा। अब इसको देखने से लग रहा है कि ऐसा बिहेव कर रहा है कि tan a माइनस b के फॉर्मूला को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहां से अब सोच सकते हैं कि तब tan थीटा और tan a माइनस b का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े, तो उसको यूज करते हैं। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और इनटू में tan b। tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इनटू tan θ1 लिख दिया हमने फॉर्मूला। tan θ2 का वैल्यू वहां से देखिए, तो tan θ2 का वैल्यू था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इनटू m1, और इधर था tan थीटा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। अगर m1 और m2 की जगह पर कोई डिजिट हो तो RHS को हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दोनों संभावनाएं, तीनों संभावनाएं बनती हैं। तो हम क्या करेंगे, मुझे दो वैरायटी का एंगल निकालना है। एक एंगल निकालना है एक्यूट और एक निकालना है ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि इफ थीटा बी एक्यूट, थीटा बी एक्यूट का मतलब ये होगा कि अगर थीटा न्यून कोण हो तो, एक्यूट का मतलब ये होगा कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, तब क्या करेंगे। तो क्या करिएगा कि जब हमको एक्यूट एंगल निकालना होगा तो tan थीटा भी रखिएगा और इस पे मॉड्यूली लगा दीजिएगा। तो ये बन जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। बहुत सारे बुक में देखेंगे कि m1 माइनस m2 भी लिखा होता है, तो आपको मालूम होगा कि मॉडुलस में a माइनस b और b माइनस a इक्वल होता है। पहले भी मैंने कई बार फोकस किया है कि मॉडुली में a माइनस b और फिर मॉडुली में b माइनस a इक्वल होता है। इसलिए कि जब हम इसमें से माइनस का कॉमन बनाएंगे तो ये b के माइनस b हो जाएगा और मॉडुलस के प्रभाव से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ मॉडुलस क्यों लगाया कि ताकि हम एक्यूट एंगल को निकाल सकें। मॉडुलस इस बात को इंश्योर करेगा कि वो पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो हम 0 और 90 के बीच का कोई एंगल खोजेंगे। जैसे मान लीजिए ये 1/√3 आता है माइनस में, तो मोड के प्रभाव से प्लस 1/√3 बनेगा, और 1/√3 के लिए थीटा की वैल्यू हम tan 30 डिग्री चुनेंगे, और इसलिए थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। और जब थीटा 30 डिग्री आ जाएगा तो अदर एंगल को जब कैलकुलेट करना होगा तो 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, 150 हो जाएगा। अब यहाँ से अब हम लिख देंगे कि अदर ऑब्ट्यूस एंगल। तो अदर ऑब्ट्यूस एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस थीटा।
फॉर्मूला हमने डेवलप कर दिया। यही फॉर्मूला आप याद करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड्यूलस क्लोज। और ऑब्ट्यूस एक एंगल निकला है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब वो अधिक कोण होगा 90 डिग्री से ज्यादा। अब हम यहां से बनाते हैं स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन फर्स्ट में हम बना रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ऐसा हम मान लें कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो जब दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तब ये बताएगा तब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम रखते हैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखते थे, तो ये बन जाएगा tan 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कहिए कि मोड हटा दिए, तो मोड से यहाँ कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। मोड अगर हम यहाँ लिखेंगे तो भी उसी रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कंडीशन ऑब्टेन करना है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप में क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो अब हम tan 90 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू हम 1/0 रखेंगे। कहिएगा 1/0 क्यों रखें, tan 90 तो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी होता है 1/0 को ही तो इन्फिनिटी कहा जाता है ना। tan 90 डिग्री को हम चाहे तो sin 90 अपॉन cos 90 लिख सकते हैं। sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, या यूं कहे कि 1/0 होता है, वही हमने रख दिया। RHS में कितना है m2 माइनस m1 और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 और इज इक्वल टू 0। और ये प्लस 1 उधर चला जाएगा, तब ये हो जाएगा m1 और इंटू में m2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। और इस रिजल्ट का हम बहुत यूज करते हैं, आपको भी याद रखना चाहिए। हमने भी कई बार क्वेश्चन बनाने के क्रम में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। और ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर आप इसमें मोड भी लगाए रहते ऐसे, तो ये मोड बारी बारी से न्यूमरेटर पर और फिर डिनोमिनेटर पर लग जाता और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तो कोई रिजल्ट में प्रभाव नहीं डालता। दूसरा कंडीशन, ये हमने परपेंडिकुलर का कंडीशन बना दिया, इसका हमने पहले बना दिया। अब पैरेलल होने का, यानी अगर हम सोचेंगे कि अगर ऐसा हो कि L1 पैरेलल है L2, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप पढ़े होंगे कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो कभी भी मीट नहीं करता है, कभी भी मीट नहीं करता। जैसे बोर्ड का ये किनारा और ये किनारा, ये दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है और ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। और आगे भी बढ़ाते हैं
उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 होता है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी गुणनफल -1 होता है। अब हम थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो ये बनेगा tan 0 इज इक्वल टू RHS में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 की वैल्यू आपको याद होगा 0 होता है, m2 माइनस m1 और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मालूम चलेगा कि m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0। और इसी को अगर हम चाहें तो m1 इज इक्वल टू m2 भी लिख सकते हैं। माइनस को उधर भेज दिए, प्लस हो गया। इससे हमको पता लगता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम के सिंपल क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये सब आते रहते हैं कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और जब भी दो लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल मींस समानांतर, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और इस तरह से ये मेरे थ्योरी को कंप्लीट करता है। जब हम इस थ्योरी को जान जाते हैं तब हम इसका यूज कैसे करते हैं ये देखना है। एक क्वेश्चन हमने लिखा है, सिंपल क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू ये हमने लिखा। तो फर्स्ट वाला है y इज इक्वल टू और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस √3 x आएगा, और इसी को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 2 माइनस √3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो पहले दोनों का स्लोप निकालेंगे ना। स्लोप निकालने के लिए मुझे इस फॉर्म में अरेंज करना है। आप पढ़े होंगे कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ऐसा होता है ax + by + c = 0। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करेंगे पहले, ओके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो y है तो y को उधर भेज देंगे तो -y हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 x हो गया, प्लस y इधर जाएगा तो -y हो गया, और प्लस में हो गया 5 और 2 माइनस √3 = 0। ये फर्स्ट वाला लाइन था, ये क्या था? फर्स्ट वाला लाइन था। अब इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप तो इसको हमने m1, कोई भी लाइन का स्लोप निकालना होगा और अगर उसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा वेराइटी है, बहुत सारा वे है स्लोप कैलकुलेट करने का, लेकिन अगर इक्वेशन लाइन का दिया हुआ है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और तब निकालेंगे। m1 इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला है माइनस x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया? 2 माइनस y का कोफिशिएंट -1, माइनस से माइनस कट गया और ये हो जाएगा 2 माइनस √3। यानी फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप हमने निकाला तो कितना आया? 2 माइनस √3। इस फॉर्मूले को फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, यानी x माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। कब? जब इक्वेशन दिया रहेगा तब ऐसे हो जाएगा। उसी तरह सेकंड वाला लाइन, अगर L2 वाले को हम देखें और आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 प्लस √3x माइनस y और माइनस में आएगा 7, 2 प्लस
√3 इज इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे ऐसा ही है। अब हम इसका भी स्लोप निकालेंगे। इसके स्लोप को हम कहेंगे m2। स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया कि माइनस x का कोफिशिएंट 2 प्लस √3 अपॉन y का कोफिशिएंट तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये फाइनली हो गया 2 प्लस √3। तो हमने m1 भी कैलकुलेट कर लिया और m2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मॉडुली लगाएंगे तो यहाँ से हम एक्यूट एंगल निकालेंगे और जब एक्यूट निकल जाएगा तो 180 से माइनस कर देंगे, ऑब्ट्यूस निकल जाएगा। क्योंकि जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो दो वैरायटी का एंगल बनता है, एक होता है न्यून कोण और एक होता है अधिक कोण। तो tan थीटा और इसका फॉर्मूला m2, फॉर्मूला यहाँ से हम देख लेंगे m2 माइनस m1। मैंने बताया था कि m1 माइनस m2 भी करेंगे तो कोई आंसर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनीवे फिर भी हम उसको फॉलो करते हैं। m2 तो 2 प्लस √3 माइनस m1 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 और ऐसे हम ब्रैकेट मॉडुलस ब्रैकेट में मॉडुलस इधर से भी अटैच कर देंगे। अब देखिए जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों का साइन चेंज होगा। अब ये माइनस के प्रभाव से ये प्लस बन जाएगा और ये फाइनली होगा 2√3 अपॉन 1 प्लस ये a प्लस b और a माइनस b को इंडिकेट कर रहा है तो इसका फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b का एक फॉर्मूला हो गया और फिर हम यहाँ मॉडुलस लगा देंगे। अभी आएगा 2√3 और 1 प्लस में 4 और माइनस में 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√3 और 4 और 1 5 और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉडुली कोई प्रभाव नहीं डालेगा √3। अब देखेंगे tan में √3 किसका वैल्यू होता है? जो 0 और 90 के बीच में होता है। तो आप बोलेंगे कि tan 60 डिग्री का। तो अब यहाँ से हम थीटा, अब इधर tan थीटा था तो थीटा की वैल्यू क्या निकाल देंगे 60 डिग्री। मैंने शुरू में ही बोला था कि जब मॉडुलस लगाएंगे तो ये एक्यूट एंगल निकलता है। अब एक और एंगल मुझे निकालना है और वो है ऑब्ट्यूस एंगल, उसको हम बोलते थे अदर एंगल, अदर एंगल या अदर ऑब्ट्यूस एंगल, अदर ऑब्ट्यूस एंगल। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो 180 में से 60 को आप माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 120। हो गया, एक आंसर आपका ये 60 डिग्री और एक हो जाएगा आपका 120। यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो 120 का एंगल बनेगा। क्योंकि जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो मैंने बताया था कि एक एंगल ऐसा होता है और एक ये भी तो दोनों के बीच का एंगल है ना, इसीलिए मुझे दोनों को कैलकुलेट करना है। अब मुझे लग रहा है कि अब इसका बेसिक हम समझ गए। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला और कंडीशन अगर हम जाने तो कौन कौन से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।